आपको रोटी खानी हो तो पहले बता दिया करो बाबूजी। आज की कहानी हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी। बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी हो तो आप पहले बोला करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी और क्या। बोलकर तमक कर उठी अंजना और 2 रोटियां अशोक जी की प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले कटोरे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। अशोक जी अपनी बहू का ये रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, अंजना का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर चौंक तो रमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए बोल पड़ी। बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी, रहने दीजिए माँ जी। ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाना खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से ये उम्मीद नहीं थी और वे जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ रोटी की नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसीलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे राजीव मुन्ना की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कुछ तो कहेगा। भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। दोनों चुपचाप अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। अशोक जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हो। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से रमा जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज किए किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इससे पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती ही रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। मोनू और सोनू पहले ही खाकर टीवी देखने बैठ गए थे। वैसे तो दोपहर में अशोक जी रोज चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रुद्र रूप, वो आंखें तरेर कर हाथ नचाना, सब याद करके अशोक जी और रमा जी इतना बुरा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब रमा जी ब्याह कर आई तब अशोक जी का बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और 1 परसास। घर में सबकी लाडली बहू थी, गुलगोतनी सी प्यारी भोली भाली रमा जी। सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाते तो जाने कब सबकी सुनी अशोक जी भी अपनी पत्नी रमा को दुल्हन कहकर बुलाने लगे। और आज जबकि खुद रमा जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी अशोक जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए।
पति के मुंह से सहानुभूति के दो शब्द सुनते ही रमा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा लिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। अशोक जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब रमा जी कुछ संभली तो बोल पड़ी, इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई? तब बेहद निराश होकर अशोक जी बोले, ये सोचकर खा लेता हूँ दुल्हन कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें झलक आई थी अशोक जी की, जिसे रमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पहुंच दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो अपमान के घूंट भी पीने पड़ते हैं। आज रमा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बहू और बेटे के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल अशोक जी और रमा जी के दो बेटे थे, बड़ा राजीव मुन्ना और छोटा संजीव। राजीव हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए रमा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसीलिए राजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। संजीव राजीव के मुकाबले पढ़ाई में उतना जहीन नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, राजीव और उदंड होता गया और संजीव अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और संजीव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया तो वहीं फिर किसी लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीजा से कर ली थी, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो संजीव से माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें संजीव से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे राजीव से लगा रखी थी। अशोक जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे अशोक जी, और दोनों पति पत्नी चितरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित सोनू और मोनू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे संजीव ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसीलिए माता पिता दोनों उससे नाराज थे। सो इसी बात का फायदा उठाया राजीव ने। राजीव के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब अशोक जी और रमा जी के आ जाने से उन्हें राजीव ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसीलिए भी अंजना को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिड़कम भी बड़ी लगानी पड़नी थी। इसके लिए संजीव की हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी जरूरी थी। राजीव और अंजना ने ये कहकर कि संजीव ने तो लीजा से लव मैरिज कर ली है और विदेश में शादियां तो टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लीजा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए मुन्ना बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहाँ विदेशी मांस खाकर अपवित्र करेंगे। ये सब सुनकर रमा तिलमिला गई और किसी तरह अशोक जी को जोर दिलाकर घर राजीव के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते, मान सत्कार और आदर देते कि रमा जी और अशोक जी एकदम गदगद हो जाते। और अब अशोक जी उनकी बातों में आकर
अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर अशोक जी और रमा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा ही चुका था। पेंशन की अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाती थी। बहू चालाक तो इतनी थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तब अशोक जी को बाजार से सामान लाने भेज देती थी। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें ये याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आ जाने से घर का खर्चा कितना बढ़ गया था। और अशोक जी को पेंशन तो मिलती ही थी। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्चा तो अशोक जी ही उठा रहे थे। अब कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों ही सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम राशन पर ही खर्च हो जाती थी। हाँ, इतनी गनीमत थी कि सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में बीमारी से दवा दारू का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता। आज अशोक जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मुन्ना की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों अशोक जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं कहा जा सकता था। आह, कितना सुंदर हवादार घर था मेरा। बड़ा सा बरगद का पेड़ उस घर में खूबसूरती और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे, पर अशोक जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उसके मन में ये बात आई होगी कि किसी को बेचा नहीं तो कल संजीव उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू कि अशोक जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीने के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना, हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे संजीव का फोन आया तो दोनों संयोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मुन्ना ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहा करो, बल्कि कभी कभार बाहर पार्क में घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा अंजना को भी सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों ही कड़ी नज़र थी उन पर कि किसी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए जब घर में किसी का फ़ोन आता तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल आए तो खुली हवा में थोड़ी देर अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संयोग अच्छा था जो संजीव का फोन आया और अशोक जी ने सामान्य बातचीत के बाद फोन रमा को पकड़ा दिया। रमा जी ने रोते बिलखते हुए राजीव की सारी कारस्तानी संजीव को बता दी। सुनकर संजीव स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है माँ, लीजा माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। संजीव जब आया तो माता पिता की दयनीय हालत देखकर
उसे सारी परिस्थिति समझने में देरी नहीं लगी। संजीव जान गया था कि ये सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और संजीव का हक मारने के लिए किया है। चूंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसीलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका। अब आगे की लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होंठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती थी। कहीं संजीव माँ पिता के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा संजीव ने जब ये चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने ये कहकर नहीं दिया कि अब उनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव और माँ बाबूजी को तीनों को ये समझ आ रहा था कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस राजीव और अंजना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब संजीव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह से समझ चुका था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस घर को खरीदने में लगा दी। बचपन में संजीव यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार राजीव पर ही लौटाते आए थे। माँ तो राजीव भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार संजीव के साथ पक्षपात पूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। राजीव से दबकर ही संजीव बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही बचपन में भी कई बार राजीव के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे रमा जी की ममता ढक देती थी। संजीव इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर जब राजीव की असलियत पता चली, तब उन्होंने संजीव पर भरोसा और उससे उम्मीद करनी शुरू की। अब कहीं जाकर संजीव को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब राजीव भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर संजीव और भी संवेदनशील हो चुका था। जहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है और माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, ये सब बातें संजीव अब समझने लगा था। इसीलिए अशोक जी और रमा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसीलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। अब के संजीव दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो लीजा और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा वो। सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ बाबूजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगी, तो भाभी ने उसे खूब खरी-खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे तो ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। संजीव चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। जब रमा जी और अशोक जी घर से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था, ताकि अंजना को बाहर आकर उन्हें विदा न करना पड़े। अंजना अपने आप में इतनी मगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार तक न आए, वह उन्हें अपने पास रखकर ही सताए। खैर, अब वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली।
ऊपर से अंजना बोली, ले जाइए इन दोनों को संजीव भैया, कुछ दिन अपने साथ रखेंगे तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन में आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं, और ये तो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर संजीव का तो खून खोल गया। उसका तो मन किया कि वहीं पर भाभी को खरी खोटी सुना दे, पर राजीव ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगल में यूं ही खड़ा रहा था। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसीलिए सोनू और मोनू घर में ही थे, और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, ये कहते हुए कि दादा दादी जी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू, अब दादा दादी को लेकर कहाँ जा रहे हो? बच्चों की बातों से तो एक पल के लिए तो रमा और अशोक जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया, और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। संजीव कुछ नहीं कह रहा था, पूरे रास्ते चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब रमा जी से रहा नहीं गया, बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तो संजीव ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और अशोक जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का चितरंजन का टिकट करवाया है, हम वही जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी हो, अशोक जी व रमा जी को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि संजीव उन्हें उन्हीं के घर ले जा रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद संजीव उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल चितरंजन पहुंचकर संजीव ने सीधे अमलादही के लिए जब टैक्सी किया तब रमा जी ने पूछा, संजू तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब संजीव ने दोनों को पकड़कर उतारा और अशोक जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट। अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, मैंने ये घर खरीद लिया है। ये कहते हुए संजीव माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब संजीव और अशोक जी ने रमा जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। रमा जी घर के हर कोने को, हर दरवाजे, खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है, और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे संजीव तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है, वाह क्या बात है। अशोक जी चाय के शौकीन थे सो बोल पड़े। कुछ देर बाद संजीव लीजा और बच्चे को भी ले आया। लीजा अपनी मामी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहते थे। चितरंजन के समीप आसनसोल में लीजा के मामा का घर था। आज सब इकट्ठे हुए थे और अशोक जी व रमा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था, उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माता पिता को स्वाभिमान की जिंदगी दी, और आज रमा जी और अशोक जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहां राजीव जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वही संजीव जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे। आप मेरे चैनल विप्लव वॉइस को सब्सक्राइब कर भी कर सकते हैं, ताकि आप अपना खाली समय ऐसी ही स्टोरीज को पढ़कर व्यतीत करें। और अगर आपको मेरे चैनल से कोई और स्टोरी अच्छी लगी तो आप उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।
धन्यवाद।